अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, I'm शारिक वानी फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड राइट नाउ हम इंट्रैक्शन करने जा रहे हैं फेज 2 पेपर जो कि टेस्ट नंबर 8 है और इसमें आपका जो चैप्टर है दैट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is how many minutes will it take to plate out 5.2 grams of chromium। आपको क्रोमियम के 5.2 grams चाहिए यानी कि W मास आपको वही से दिया है Cr2SO4 whole 3। यहाँ पे क्रोमियम जो है क्रोमियम will be 3 positive, so n factor of chromium will be 3 using a current of 9.65 amperes, right? Atomic mass of chromium भी दिया है। As you know, according to the Faraday's law, W is equal to molar mass multiplied by I multiplied by T डिवाइड बाय करेंगे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे फैराडेज कांस्टेंट से, राइट। सो वेट आपको दिया गया है दैट इज 5.2, मोलर मास आपको दिया गया है 52 मल्टीप्लाइड बाय I। करंट किसके बराबर है? करंट आपको दी गई है 9.65 एम्पियर्स, राइट, मल्टीप्लाइड बाय T। लेकिन यहां पे जो आपको टाइम आएगा ना, इट विल बी इन सेकेंड्स, ओके। डिवाइडेड बाय n फैक्टर विल बी 3 मल्टीप्लाई फैराडेज कांस्टेंट विल बी 96500। 5.2 ones, 5.2 tens, so ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो रहा है। इट विल बी 9.65 ones, 9.65 hundred thousands, so टाइम विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1000 हो गया 3000, लेकिन 3000 सेकेंड्स, मेरे को मिनट्स में टाइम चाहिए, सो टाइम किसके बराबर आएगा? ये आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 60, 00, 61, 65, 30, 0, टाइम विल बी इक्वल टू 50 minutes। Clear, my dear students? So time will be in 50 minutes. So this is a direct application of electrolysis, laws of electrolysis, Faraday's laws of electrolysis. A highly concentrated solution of potassium sulfate is K2SO4. So यहाँ पे दो ions आएंगे, एक आएगा K positive और आएगा SO4 dinegative, okay? In water is electrolyzed using inert electrode. The products at cathode and anode respectively is, क्योंकि ये concentrated है, concentrated और dilute में थोड़ा सा फर्क आता है, okay? So यहाँ पे दो ions होंगे, because water में है तो यहाँ पे H positive भी होगा और यहाँ पे OH negative भी होगा। ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैंने यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन ले ली, तो सबसे पहले मैं कैथोड की बात करता हूँ और एनोड की बात करता हूँ। कैथोड का चार्ज नेगेटिव, एनोड का चार्ज पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। बस चार्ज डिफरेंट है एज कंपेयर टू गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, ओके। नाउ यहां पे रिडक्शन किसकी होगी? रिडक्शन विल बी ऑफ H पॉजिटिव बिकॉज इसका SRP ज्यादा है, तो यहां पे H2 गैस बनेगा। लेकिन H2 गैस यहां पे बनेगा दोनों कंडीशंस में, चाहे ये कंसंट्रेटेड हो चाहे ये डाइल्यूट हो, राइट। सो H2 गैस दोनों केसेस में बनेगा। सो यहां पे SO4 और OH नेगेटिव, अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन हुई, डाइल्यूट सोल्यूशन में OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होती है और यहां पे O2 गैस बनता है, राइट। लेकिन ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हुई तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के केस में ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयन होगी and it converts into per sulfate ion S2O8 नेगेटिव, राइट। ये 2024 की 23 या 24 की 25 जेईई मेंस में भी पूछा गया था कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो, कॉन्सेंट्रेटेड में OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होके O2 नहीं बनता है, वहां पे SO4 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होके S2O8। सो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हुई, प्रोडक्ट्स विल बी H2 and O2, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, प्रोडक्ट्स विल बी H2 and S2O8। So H2 and S2O8 2 negative यानी कि per sulfate ion will be your answer। आगे बढ़ते हैं। What products are formed during the electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride? Sodium chloride एक्वस सोल्यूशन है। सो यहां पे अगर आप NaCl ले रहे हो, लेकिन एक्वस यहां पे भी चार आयंस आएंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो यहां पे प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन और प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है। अगर ये खाली NaCl मोल्टन हुआ तो यहां पे खाली Na और Cl सोडियम बनेगा और Cl बनेगा। सोडियम Na positive will travel towards cathode, so sodium will be deposited at cathode and Cl negative will travel towards anode और Cl2 gas will be liberated at anode। लेकिन अगर ये aqueous solution है, यहां पे एक तो H2 गैस बनता है at cathode,
Cl2 गैस बनता है एट एनोड। और अगर आप इस सॉल्यूशन में देखो, इसमें Na पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। सो अगर आप इस सॉल्यूशन की इवेपोरेशन करो तो यहां पे NaOH एक्वस मिलेगा। सो यहां पे तीन चीजें मिलती है। सो सॉल्यूशन का बेसिक कैरेक्टर होता है H2 गैस एट कैथोड, Cl2 गैस एट एनोड और NaOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। सो Cl2 गैस एट एनोड, NaOH as electrolyte and H2 gas at cathode। ठीक है, ये H2, Cl2 और NaOH, so 1, 2 and 3 will be your option। अगर NaCl मोल्टन हुआ, मोल्टन में खाली Na बनता है कैथोड पे, डिपॉजिटेड कैथोड, एंड Cl2 लिबरेटेड एट एनोड। ओके, sodium metal is produced commercially by the electrolysis of molten sodium chloride and chlorine is produced as a byproduct। How many liters of chlorine at 1.8 atmosphere and 27 degrees Celsius will be produced if a current of, आपको करंट दी है 10 to the power 3, 1 into 10 to the power 3 is passed through NaCl for 9.65 hours। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम Cl2 के मोल निकालेंगे। अगर मैंने Cl2 के मोल निकाले, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है, फिर मैं अप्लाई करूंगा PV इज इक्वल टू nRT, तो वहां से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, राइट। लेकिन मोल के लिए मुझे क्या करना है, सो W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू Z का वैल्यू क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इनटू T। सो मास इज इक्वल टू ये बनेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इनटू T। सो ये बनेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू ये बनेगा I इनटू T डिवाइडेड बाय n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट, राइट। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे मुझे मोल्स किसके आएंगे, मोल्स ऑफ Cl2, मुझे मोल्स ऑफ Cl2 निकालना है, राइट। सो करंट कितनी है, दैट इज करंट इज 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का वैल्यू 9.65 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स में, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मिनट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से सेकेंड्स, डिवाइड बाय n फैक्टर, ये Cl2 है, अगर Cl होता खाली तो n फैक्टर 1, Cl2 है तो यहां पे n फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कांस्टेंट है 96500, राइट। सो यहां पे जो मैं मोलर मास बेसिकली ले रहा हूं, ये मोलर मास में Cl2 का ले रहा हूं, इसीलिए मुझे n फैक्टर भी Cl2 का चाहिए। अगर मैं मोलर मास Cl नेगेटिव का लेता तो मुझे n फैक्टर Cl का लेना था, राइट। सो यहां पे Cl2 ले रहा हूं, इसीलिए n फैक्टर यहां पे 2 आएगा। सो समझना मेरी बात अच्छे से। सो 0 and 0 कैंसल, 0 and 0 कैंसल, ओके। ये बनेगा 9.65 ones, 9.65 hundreds, राइट। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। सो ये बनेगा 6 6 36, ये बनेगा या 2 1s 2 3s, 6 3s 18, 18 इंटू 10 हो गए 180 मोल्स। इतने मोल्स आए Cl2 के, क्लियर। लेकिन मुझे मोल नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा PV इज इक्वल टू nRT। सो वॉल्यूम बनेगा बराबर nRT अपॉन P। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 180, R का वैल्यू होता है 0.0821, एग्जैक्ट वैल्यू वही है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आप जो वैल्यू यूज करोगे दैट्स 1/12 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर का वैल्यू, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर का वैल्यू कितना है, प्रेशर का वैल्यू 1.8 है, ओके। सो ये बनेगा 1.8 वंस, 1.8 टेंस हो गया 18, 1.8 हंड्रेड्स हो गया 180, राइट। 12 वंस, 12 25s, 25 इंटू 100 कितना हो गया, दैट विल बी 2500, लेकिन 2500 क्या, लीटर्स। ये आएगा आपका आंसर। लेकिन आपको कोई भी 2500 लीटर्स में कोई आंसर नहीं है, लेकिन यहां पे आपने 1/12 लिया जो कि 0.0821 नहीं है, उसके आसपास है, तो आंसर 2500 के आसपास आएगा। सो 2500 के आसपास कौन सा आंसर है, 2463। अगर आप यहां पे 0.0821 लोगे ना, यहां पे 1/12 के बजाय, तो आंसर 2460 आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी बहुत ज्यादा, आपको 1-2 मिनट अलावा लगेंगे, इसीलिए टेक इट एज 1/12। आंसर आएगा 2500, क्योंकि आपने 1/12 होता है 0.0821, सॉरी 1/12 होता है 0.0833 नियरली,
और 0.0821 असली वैल्यू है। सो आपने आंसर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1/12 लेके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आंसर। सो एक्चुअली आंसर 2500 से थोड़ा सा कम होगा, और थोड़ा सा कम कितना है, 2463 एग्जैक्टली। सो मैं एक बारी फिर से रिपीट करता हूं, 1/12 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 0.083, लेकिन r का वैल्यू असल में होता है 0.0821। न्यूमेरिकल के लिए हम जल्दी जल्दी ये वाला वैल्यू लेते हैं। सो आपने 0.0821 की जगह 0.083 लिया, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। सो 2500 के बजाय आंसर इससे थोड़ा कम आएगा, 2463 विल बी योर आंसर। CO positive, CO2 positive, CO. It's a concentration cell, anode be cobalt, cathode be cobalt. For this cell, delta G is negative. Delta G होता है -NFE cell, right? So N तो पॉजिटिव है, F तो पॉजिटिव है, आपको डेल्टा G चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव आने के लिए N भी पॉजिटिव, F भी पॉजिटिव, E सेल भी पॉजिटिव आना चाहिए। So E सेल शुड बी पॉजिटिव। सो जब आप स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन देखते हो, वहां पे EMF ऑफ द सेल शुड बी पॉजिटिव एंड फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, चेंज इन फ्री एनर्जी। सो डेल्टा G नेगेटिव आने के लिए E सेल शुड बी पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए C1 और C2 क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है, इसके लिए E0 सेल 0 होना चाहिए, E0 सेल शुड बी 0। तो फॉर्मूला बनेगी E सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n, बिकॉज ये होता था E0 सेल माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि वो 0 है, ये बनेगा log ऑफ एनोडिक आयन डिवाइडेड बाय कैथोडिक आयन। ये आप हमेशा याद रखोगे, एनोडिक डिवाइड बाय कैथोडिक। एनोडिक कौन है, C2, एनोडिक आयन कंसंट्रेशन C2। राइट साइड में कौन होता है, कैथोड, लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। राइट साइड में है C1, एनोडिक डिवाइड बाय कैथोडिक, C2 डिवाइड बाय C1, C2 डिवाइड बाय C1, राइट। सो ऑलवेज जब भी आप नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे, इट्स ऑलवेज एनोडिक आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोडिक, लेफ्ट साइड एनोडिक, राइट साइड कैथोडिक। सो C2 डिवाइड बाय C1। अगर आपको E0 सेल, E सेल पॉजिटिव चाहिए, यानी कि आपको ये वाला वैल्यू नेगेटिव चाहिए, सो log ऑफ C2 बाय C1 आपको नेगेटिव चाहिए, ये आपको नेगेटिव चाहिए, तभी तो आपको माइनस माइनस प्लस E सेल पॉजिटिव आएगा। लेकिन log ऑफ C2 बाय C1 तब नेगेटिव आता है जब ये लेस देन 1 होता है। इसका मतलब C2 बाय C1 शुड बी लेस देन 1, और ये लेस देन 1 इसका मतलब है C2 शुड बी लेस देन C1। इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तभी जाके C2 बाय C1 1 से कम आएगा, तभी जाके log का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और तभी जाके E सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब C1 शुड बी ग्रेटर देन C2। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। When the two half cells of electrode potential of E01 and E02 are combined to form a half cell of electrode potential E3, when N1, ये तो सिंपल सी फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखनी है, E03 इज इक्वल टू, दिस विल बी E01 N1 प्लस E02 N2 होल डिवाइडेड बाय N3। अब आप डायरेक्टली EMF को ऐड क्यों नहीं करते हो, E03 इज इक्वल टू E01 प्लस E02। रीजन ये है कि EMF इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट्स अ नॉन एडिटिव, ये डायरेक्टली ऐड नहीं होती है। सो हम इसको डिराइव करते हैं फ्रॉम डेल्टा G, और डेल्टा G किसके बराबर है, -NFE। वही फॉर्मूला अप्लाई करके डेल्टा G0 E0 हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E01 N1 वेयर N1 N2 N3 आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, या तो गेन या तो लॉस्ट in the three reactions. E01, E02, E03 are standard electrode potentials. So यहाँ पे E03 का ऑप्शन ये, E01 N1 plus E02 N2 divided by N3. Consider the following equation for a cell reaction. आपके पास cell reaction है A plus B gives C plus D. इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है X। आपने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीपल किया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। आपने इसको 2 से मल्टीपल करके 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स B, इट गिव्स 2 टाइम्स C प्लस 2 टाइम्स D। सो यहाँ पे जो E0 का वैल्यू आया वो आया Y, राइट, और इसका कांस्टेंट है K2। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जब आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीपल करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेज़ टू पावर n होता है। सो इसका मतलब जो दूसरी रिएक्शन का K2 है, ये पहली रिएक्शन का K1, इसका क्या आएगा, स्क्वायर।
पहली बात तो ये, राइट। सो जब आप किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीपल करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसी फैक्टर से रेज्ड टू पावर होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज या स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेंज ही नहीं होता है। अगर पहली वाली इक्वेशन का पोटेंशियल x है, दूसरे वाली पोटेंशियल का वैल्यू y है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब x और y दोनों बराबर, ये अलग अलग पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज स्टोइचियोमेट्री चेंज होने से पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब फॉर दीज रिएक्शंस x इज इक्वल टू 1 एंड k2 इज इक्वल टू k1 का स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू y एंड k1 स्क्वायर इज इक्वल टू k2, बिकॉज आपने दूसरी रिएक्शन तभी लाई जब आपने पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीपल किया, और जब किसी फैक्टर से मल्टीपल करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वही रेज्ड टू पावर हो जाता है। द सेल रिएक्शन Cr2O7 नेगेटिव, यहां पे क्रोमियम +6 में है, ये कन्वर्ट हुआ है +3 में, +6 से +3 क्या हो रही है, रिडक्शन, राइट। सो ये आएगा राइट साइड, ये सेल के राइट साइड आएगा, बिकॉज रिडक्शन कैथोड पे होती है राइट साइड। आयरन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, दिस इज ऑक्सीडेशन, ओके। सो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, अगर यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ये एनोड बनेगा ऑन द लेफ्ट साइड, सो आयरन लेफ्ट साइड और क्रोमियम राइट साइड। सो इसका मतलब Fe2 पॉजिटिव से Fe, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, Fe2 पॉजिटिव टू Fe, बीच में कॉमा क्यों, बिकॉज दोनों के दोनों एक्वस है, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर Cr2O7 नेगेटिव एक्वस, कॉमा ये कन्वर्ट हुआ है Cr3 पॉजिटिव एक्वस। सो लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, ओके, दिस विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, Cr27O नेगेटिव एक्वस से Cr3 पॉजिटिव एक्वस, सो यहां पे रिडक्शन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, एनोड इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर 1 आगे बढ़ेंगे। द EMF ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल, इसमें आपको कैथोडिक और एनोडिक कंसंट्रेशन चेंज की गई है। सो अगर मैं लिखूंगा E सेल किसके बराबर आएगा, फॉर डेनियल सेल इट विल बी E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय, इसका n वैल्यू 2 है, log ऑफ एनोडिक आयन दैट इज Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय कैथोडिक आयन दैट इज Cu2 पॉजिटिव, ओके। हमें बोलना है चारों में से किसका EMF सबसे ज्यादा, किसका EMF सबसे कम। नाउ ये ध्यान में रखिए, EMF किसका ज्यादा आएगा, जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, जितना ये पार्ट छोटा आएगा, जितना इस पार्ट का वैल्यू कम आएगा, बिकॉज बीच में माइनस है, उतना ई सेल का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा। एज सिंपल एज दैट, राइट, बिकॉज बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस होता, जितना इस वाले पार्ट का वैल्यू ज्यादा आता, उतना ई सेल ज्यादा। सो ये जो मैंने बॉक्स में पार्ट रखा, इसका वैल्यू कम आना चाहिए, जितना इसका वैल्यू कम आएगा उतना ई सेल का वैल्यू बढ़ेगा। क्लियर। अब इस पार्ट का वैल्यू कम किस पे डिपेंड करेगा, n तो 2 ही है, सो जितना Zn डाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव का रेशियो कम आएगा, उतना EMF बढ़ जाएगा। सो ये सारा का सारा डिपेंड किस पे करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। जितना इस रेशियो का वैल्यू कम आएगा, उतना ई सेल का वैल्यू ज्यादा आएगा, बिकॉज बीच में क्या है, माइनस। सो जितना ये वैल्यू कम, उतना ई सेल ज्यादा। चलिए पहले पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए देखते हैं, इज दिस विजिबल, ओके, लेट मी टेक पार्ट ए। इसका EMF कितना है, पहले वाले का EMF E1 है। सो यहां पे Zn डाई पॉजिटिव 1 है, डिवाइड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव 1 है, तो ये आएगा 1। सो दिस इज EMF E1, ओके। सो Zn डाई पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव 1 है, यहां पे आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1, दैट विल बी 0.1, दिस इज E2। यहां पे 1 डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव इज 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.1 इज 10, दिस इज E3। 0.1 डिवाइड बाय 0.1, Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव, ये बनेगा 1, दिस इज E4। सो इसका वैल्यू ऑफ Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव 1 है, इसका 0.1, इसका 10, इतना, इसका 1। जिसका ये वाला रेशियो का वैल्यू सबसे कम आएगा, उसका EMF सबसे ज्यादा आएगा। सो सबसे कम किसके लिए है, पार्ट नंबर 2 के लिए। सो E2 का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा,
बिकॉज उसका Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव सबसे कम है। उसके बाद E1 और E2 का ये रेशियो सेम है, सो इसका मतलब E1 का वैल्यू E4 के बराबर होगा, दोनों का EMF सेम बिकॉज इनका ये रेशियो दोनों का 1:1 है। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, ये है ऑप्शन, ये पार्ट नंबर 3 का जिसका EMF E3 है, उसका Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव 10 है। सो जिसका ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका EMF सबसे कम होगा, सो सबसे कम वैल्यू है E3 का, सो इट विल बी E2। ये सबसे ज्यादा EMF, E1 और E4 का वैल्यू सेम बिकॉज इनका Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव सेम है, और सबसे कम E3 का। E2 E1 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E3। सो ये सारा का सारा क्वेश्चन इस रेशियो पे डिपेंड करेगा। सो वंस यू नो द फॉर्मूला यू मस्ट नो इसकी एप्लीकेशन टेक्निक्स भी क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये Zn प्लस 2 टाइम्स Ag पॉजिटिव गिव्स Zn प्लस 2 टाइम्स Ag, E0 सेल आपको दिया गया है। ओके 1.56 आपको y एक्सिस है E सेल और log ऑफ Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय Ag2 पॉजिटिव है x एक्सिस। सो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा ये आएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल कितना है 1.56 माइनस 0.0591, चलिए 0.0591 को 0.06 लेते हैं, डिवाइडेड बाय यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, डिवाइड बाय n का वैल्यू 2, log ऑफ concentration of anodic ion Zn डाई पॉजिटिव डिवाइड बाय concentration of Ag पॉजिटिव, और इसका क्या आएगा स्क्वायर। ओके अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ओके सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इफ आई विल प्लॉट द ग्राफ लाइक दिस, x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। ओके सो दिस इज log ऑफ Zn डाई पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, ये मेरी y एक्सिस है, ये बनेगा 0.03, दिस विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ये बनेगा इंटरसेप्ट, इसका मतलब इंटरसेप्ट 1.56 है, सो इंटरसेप्ट ये दिस इज E सेल, इसका मतलब ग्राफ कहीं ओरिजिन अपवर्ड्स होगा बिकॉज इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। सो ग्राफ मान लो यहां से स्टार्ट हो गया और यहां से यहां तक जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, यहां से यहां तक जो वैल्यू, यहां से यहां तक दिस इज 1.56। ओके पहली बात तो ये। सो मैंने यहां पे इंटरसेप्ट निकाला, दैट इज C 1.56। ओके अब स्लोप, स्लोप का वैल्यू 0.03 है, कांस्टेंट है बिकॉज डिवाइड बाय मैंने n से किया, लेकिन नेगेटिव टाइम्स है, सो स्लोप का वैल्यू है -0.03। सो स्लोप विल बी अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इट विल गो डाउनवर्ड्स, सो स्लोप कुछ ऐसे जाएगा, राइट लेकिन अगर मैं इसको पीछे प्रोजेक्ट करूंगा तो स्लोप कुछ ऐसे जाएगा, सो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज E सेल, सो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां पे वैल्यू है 1.56, this will be your graph perfectly my dear students, right? So it will start above the axis 1.56, उसके बाद नीचे क्योंकि स्लोप का वैल्यू m का वैल्यू इज -0.03, दैट्स वाई डाउनवर्ड्स। अगर आप इसको पीछे प्रोजेक्ट करोगे सो ये यहां से नेगेटिव x एक्सिस में भी ऊपर ऊपर चलता जाएगा, लेकिन ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, इफ विल गो फ्रॉम 0 to +x, सो ग्राफ इज कमिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन लीनियरली डाउनवर्ड्स बिकॉज स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है। कोई ये वाला, दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 कोइंसाइड्स नहीं, आई गेस इसमें दोनों ऑप्शन सेम ही है, राइट? ओके अच्छा यहां पे दो ऑप्शंस आए हैं, इफ यू कैन सी दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज ऑप्शन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ओके यहां पे इसको एडिटिंग में थोड़ा सा गलत हो गया है, बेसिकली दिस इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, आई गेस मुझे लगा था ये 2 and 3 है, राइट? तो मुझे लगा दो ही ऑप्शन है, नो ये और ये ऑप्शन सेम ही है, ठीक है? दिस इज ऑप्शन 3, दिस इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में तो ऐसे कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है, ये डाउनवर्ड्स है, ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम ही है 2, ठीक है? यहाँ पे इसको ड्यूरिंग पीपीटी बनाने में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया एडिटिंग में, सो बाकी आपको समझ आ जाएगा, दिस विल बी योर ग्राफ, ओके?
रेजिस्टेंस ऑफ ए डिसिमोलर सोल्यूशन, आपको रेजिस्टेंस दी है 0.02 मीटर अपार्ट, आपको लेंथ दी गई है, आपको एरिया दिया है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस K निकालनी है, दैट इज 1/R इंटू L/A। सो रेजिस्टेंस कितनी है 50, लेंथ कितनी है 0.02 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 0.0004, राइट, दिस विल बी 1/50 इंटू ये बनेगा 2/100, अगर आपको सॉल्व ना करना आया ये बनेगा 4/1000, 4/1 2 3 4 10,000। सो वो बनेगा ऊपर जाके 10,000, 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s 2 2s 2 1s 2 50s, 50 50 कैंसिल, आंसर आएगा 1। एज सिंपल एज दैट, राइट। ये तो मैथमेटिकल है, मैंने उसको 2/100 बनाया और उसको 4/10,000 बनाया, लेकिन ये ऊपर जाके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ये बनेगा 2/100 इंटू 10,000/4, कैंसिलेशन करके आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। The position of some metals in the electrochemical series in the decreasing electropositive character is magnesium, aluminum, zinc, copper, Ag, right? ये यानी कि सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम है, मेटालिक कैरेक्टर मैग्नीशियम का ज्यादा है, फॉलोड बाय एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर एंड Ag. What will happen if copper spoon is used to stir a solution of aluminum nitrate? Aluminum nitrate is AlNO3 ओके। अगर ये सोल्यूशन है, आपने कॉपर का स्पून लाया और स्टायर किया, अगर ये कॉपर एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होता, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता, तो कॉपर एल्युमिनियम को रिप्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाता, लेकिन एल्युमिनियम इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देन कॉपर, सो कॉपर के स्पून से स्टायर करने से एल्युमिनियम नाइट्रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज, फिर से बोल रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एल्युमिनियम इज मोर देन कॉपर, सो कॉपर एल्युमिनियम को रिप्लेस अपनी सोल्यूशन से नहीं कर सकता, सो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल अकर, ओके। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अरेंज द 4 मेटल्स A B C D इन ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ओके। पहला पॉइंट तो ये है, जिसके खुद की ऑक्सीडेशन होगी, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा ना जिसका SRP वैल्यू सबसे कम होगा और जिसका SOP वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में देना है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिकॉज जितना SRP वैल्यू कम होगा उतना टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड कम, उतना टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा, जितना SOP वैल्यू ज्यादा उतना टेंडेंसी टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा। Only C react with 1 molar HCl. अगर आप HCl के साथ C डालते हो, यहां से C मिलता है Cl के साथ, ये रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को और यहां से हाइड्रोजन गैस मिलता है। सो आउट ऑफ A B C D खाली C इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं SRP वाली सीरीज बनाऊं, SRP में सबसे कम SRP C का आएगा, फॉलोड बाय H, क्योंकि C का SRP अगर कम है, इसका SOP ज्यादा है, ये हाइड्रोजन को अपनी सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, एसिड सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि C इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो पहला पॉइंट मेरा आया, C इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर C आएगा, क्योंकि B, A, B और D इन्होंने एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाला, सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये इससे नीचे आ रहे हैं। सो दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। सो ABD नीचे आएगा, कुछ ऐसे। पहला पॉइंट ये है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में C ऊपर आएगा हाइड्रोजन से, तभी जाके इसने इसको रिप्लेस किया। सो और बाकी ABD H से नीचे आएंगे, हाइड्रोजन से नीचे आएंगे। When A is added to a solution of other metal ions, metal D is formed, but B and C is not formed. इसका मतलब जब आप A को ऐड करोगे
to the solution of D. Solution of D. When A is added to the solution of D, metal D is formed. So A D को रिप्लेस करता है, यहां D अलग निकलता है और यहां पे solution of A बन रही है. समझना बात? इसका मतलब यह है कि जब A D के साथ मिल रहा है, जब when the A is added to the solution of other metal ions, metallic D is formed but not B and C, right? So जब A को आप मिलाते हो D के साथ solution, यानी कि D मान लो सोडियम है, यानी कि Na2SO4, Na2CO3, A D को रिप्लेस करता है. A D को रिप्लेस तब करेगा ना when A is more electropositive than D, तभी तो रिप्लेस करेगा. यानी कि A का मेटालिक कैरेक्टर D से ज्यादा है. इसका मतलब SRP ऑफ A is less than SRP of D. अगर SRP A का D से कम है, A का मेटालिक कैरेक्टर D से ज्यादा है, तभी जाके A ने D को रिप्लेस करा है. इसका मतलब अगर मैं A और D को देखूं, सबसे पहले C आएगा, उसके बाद H आएगा. अब H के नीचे कौन आएगा? पहले A आएगा, फिर D आएगा. ओके, ये बात समझ में आई? साथ में लिख रहा है अगर आपने A को B के साथ और C की सॉल्यूशन के साथ मिलाया, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, बिकॉज A इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू B एज कंपेयर टू C. इसका मतलब B A से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, C A से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन A D से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब A B D तो सारे के सारे H से नीचे आ रहे थे, क्योंकि A इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू D, लेकिन A से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव B है, तो सीरीज ऐसे बनेगी C H B A D. C सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब इसका SRP सबसे कम है, सबसे लेस SRP, सबसे ज्यादा SOP. D सबसे कम मेटालिक है, इसीलिए इसका SRP सबसे ज्यादा, राइट? हमें बोलना है कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन आएगा. जिसका SRP सबसे कम, दैट विल बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सो सबसे लो रिड्यूसिंग पावर होगा D का, फॉलोड बाय A, फॉलोड बाय B, फॉलोड बाय C. सो DABC, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट ऑप्शन. सबसे बेस्ट क्वेश्चन अब तक का, ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन. आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 10 to the power 30. आपको E0 निकालना है. सबसे पहले हम n फैक्टर निकालेंगे. यहां पे Y2 पॉजिटिव है, यहां पे Y है, +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, लेकिन 3 मोल्स है, 3 2 = 6. सो यहां पे n फैक्टर आएगा 6. ओके, Y2 पॉजिटिव से Y जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए, लेकिन 3 मोल्स ऑफ Y2 है, सो 3 2 = 6, n फैक्टर इज 6. हमें E0 निकालना है. सो E0 बराबर होता है, इट इज 0.0591 डिवाइडेड बाय n. ये आएगा log ऑफ KEQ, राइट? क्योंकि जब सेल इक्विलिब्रियम पे आती है, वहां पे E सेल 0 है, इसीलिए E0 सेल की ये फॉर्मूला है. वहां पे आपको फॉर्मूलाज डिराइव नहीं करनी है, एज सच आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए. और आपको ये भी पता है कि हम E0 सेल यहां पे 0.0591 की जगह 0.06 लिखते हैं, डिवाइड बाय n. ये बनेगा log ऑफ KEQ. सो E0 सेल ये किसके बराबर आएगा? 0.06 डिवाइडेड बाय n. What is n? n is 6. log of, ये आएगा log of कहां गया? 10 to the power 30. 10 to the power 30. log m raised power n is n log of m. So यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 0.01 मल्टीप्लाइड बाय किससे होगा? 30 से. So ये बनेगा 0.30 वोल्ट्स
प्लस 0.30 वोल्ट्स आपका आंसर है। लेकिन यहां पे तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखो कौन सा आंसर इसके नजदीक है, बिकॉज आपने 0.0591 की जगह 0.06 लिया, इसीलिए तो मैटर करता है ना कि आप क्वेश्चन को किस व्यू से देख रहे हो। अगर आप एग्जैक्टली वही वैल्यू ले रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में टाइम कटेल करना है, क्वेश्चन में टाइम कम करना है। एंड फॉर दैट फैक्ट यू हैव टू डू 0 प्लस 0.03 के आसपास कौन है। ये तो नहीं है, ये तो मीलू दूर है, ये और ये नजदीक है 0.2955, दैट इज इक्वल टू 0, अप्रोक्सीमेटली 0.30। लेकिन ये प्लस ये माइनस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? What will be the EMF of a given cell? यहां पे ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल है, तो H2 P1 H पॉजिटिव H2, यानी कि दोनों साइड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन सेम है। सो यहां पे जो मैं रिएक्शन बनाऊंगा, इट विल बी H2 गैस, इट विल गिव मी H2 गैस। बिकॉज मैंने यहां पे H पॉजिटिव क्यों नहीं इंक्लूड किया नेट रिएक्शन में, बिकॉज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं दी है, यानी कि दोनों साइड एनोड कैथोड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। सो दिस, इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर है P2, राइट? अगर कंसंट्रेशन होती तब मैं नेट सेल रिएक्शन बनाता, H2 प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव गिव्स H2 प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव, फिर कंसंट्रेशंस का वैल्यू मैं दे देता। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, मुझे EMF निकालना है। सो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF लॉन ऑफ, so products divided by reactants, it will be P2 divided by P1। क्योंकि ये concentration cell है तो E नॉट सेल 0, एनोड कैथोड सेम है, तो यहां पे E सेल किसके बराबर आएगा, माइनस RT डिवाइडेड बाय NF लॉन ऑफ P2 बाई P1। अगर आप इसको P2 बाई P1 देखो, माइनस वाला ऑप्शन कोई है नहीं, क्या मैं इसको ऐसे उल्टा कर सकता हूं? दूसरी बात, जब ये H2 gives H2, so यहां पे बेसिकली H2 is converted into 2 times H positive and 2 times H positive is converted into H2, तभी नेट सेल रिएक्शन, दोनों की कंसंट्रेशन सेम, मैंने कैंसिल करा दिया। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन, सो एन फैक्टर इसका क्या आएगा, 2। क्लियर? सो आई कैन से इट इज 2 टाइम्स F। ओके, जरा इसको इनवर्स कर दो, जब आप इसको इनवर्स करोगे RT डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F लॉन ऑफ P1 बाई P2। जब आप लॉग में फ्रैक्शन को इनवर्स करते हो, बाहर माइनस निकल के आता है, जब बाहर माइनस आएगा, सामने माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दिस विल बी योर आंसर। कोई है? RT डिवाइड बाय 2 टाइम्स F लॉन ऑफ P2 बाई P1, दिस इज योर आंसर। Right? The standard free energy change for the following reaction is delta G का वैल्यू आपको दिया है। What is the standard cell potential? सबसे पहले जब आप 1 मोल H2O2 it's converted into 2 times H2O and H2O, so यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, n फैक्टर आएगा 0, n फैक्टर विल बी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बनेगा 0, माइनस माइनस 1 हो गया +1 इंटू 2 ऑक्सीजन है, n फैक्टर आएगा 2। सो फॉर इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सो यहां से यहां तक n फैक्टर 2 है, राइट? यहां से यहां तक n फैक्टर 2 है। ओके, सो फॉर 2 मोल्स, 2 मोल H2O2 के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड, 1 मोल के लिए 1 होता है, बिकॉज जब आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का n फैक्टर निकालते हो, दैट इज n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये बनेगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ये बनेगा 4 बाय 4, दैट इज 1। सो n फैक्टर 1 है फॉर 1 मोल ऑफ H2O2, लेकिन यहां पे 2 मोल है, इसीलिए यहां पे n फैक्टर का वैल्यू 2 आएगा। प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओके, वरना जब आप डिस्प्रपोर्शनेशन का निकालते हो, ऑक्सीडेशन का n फैक्टर, रिडक्शन का n फैक्टर, इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट्स इनटू H2O एंड O2, बिकॉज यहां पे O2 -1, यहां पे O2 0, यहां पे O2 सॉरी, यहां पे O2 -2 और यहां पे O2 0, -1 से -2 रिडक्शन, -1 से 0 ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है। सो n फैक्टर आता है n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, लेकिन फॉर 1 मोल ऑफ H2O2 n फैक्टर इज 1, फॉर 2 मोल्स n फैक्टर इज 2। सो
डेल्टा जी एक मिनट, ओके सॉरी, चलिए डेल्टा जी हमें निकालना क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ओके, ये है -210 किलो जूल्स का मतलब मल्टीप्लाई 1000 से करोगे, माइनस एन का वैल्यू 2, फेरेडेज कांस्टेंट इज 96500, मल्टीप्लाई किससे करोगे, ई नॉट सेल। जो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं ना, इससे पहले क्वेश्चन में हर एक में मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है। दैट्स हाउ आई डू, दैट्स यू शुड डू। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का मतलब आपको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकालना है, कभी कभी आप वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ योर कैलकुलेशन स्ट्रेंथ, राइट। सो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ओके। सो ये बनेगा 2, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो ई नॉट सेल किसके बराबर आया, ये आया 2 1s 2 5s, ये आया 210 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 965, 500, 5 1s 5, 5 2s 10, ये आया 1050 डिवाइडेड बाय 965। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत कम डिफरेंस है, 1050 भी 1000 के करीब है, 965 भी 1000 के करीब है। सो अप्रोक्सीमेटली आंसर 1 के आसपास ही आएगा ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से थोड़ा ज्यादा है, तो 1 से आंसर थोड़ा सा अलावा आएगा, 1.1 1.2 के आसपास ही आंसर आएगा, इससे ज्यादा दूर नहीं आएगा, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उतनी खास डिफरेंस है नहीं। देखो 1 के आसपास कौन सा आंसर है, लेकिन 1 से ज्यादा, ये 1 से कम है ये नहीं आएगा, 1 से कम है ये नहीं आएगा, 1 से कम है ये नहीं आएगा, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है 1.09, ऑप्शन विल बी दिस। अगर आप अब ऑप्शन होते बहुत नजदीक 1.09, 1.08, 1.07, तब तो आपको सीधे डिवीजन करना ही करना है। लेकिन यहां पे डिवीजन करने का मकसद ही क्या है, जब आपको सारे के सारे 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन 1 से ज्यादा है, 3 ऑप्शन 1 से कम है, दैट्स वाई यहां पे हम ऑप्शन ऐसे प्रिडिक्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 से थोड़ा सा ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 1, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा दैट इज 1.09। इफ AU पॉजिटिव गिव्स AU, इसका E नॉट वैल्यू आपको दिया है, सो AU पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AU, ठीक है, इसका E नॉट आपको दिया गया है। सो मान लेते हैं इसका डेल्टा G है डेल्टा G नॉट 1, AU 3 पॉजिटिव, AU में कन्वर्ट हो रहा है, देखो AU 3 पॉजिटिव से AU, सो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन, यहां पे AU बना, ओके। सो इसका डेल्टा G नॉट 2, चाहिए मुझे किसका EMF, इसका, सो मुझे AU पॉजिटिव गिव्स AU 3 पॉजिटिव का चाहिए, क्योंकि +1 से +3 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। चलिए मान लेते हैं इसको डेल्टा G नॉट 3 रखते हैं, ओके। यहां पे इसका N1 का वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, N2 का वैल्यू 3 है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, N2 का वैल्यू, N3 का वैल्यू 2 है। सो N1 N2 N3 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। मैं इन दो रिएक्शंस को क्या करूं ताकि वो रिएक्शन बने, मुझे AU पॉजिटिव किस साइड चाहिए, राइट साइड। चलिए देखो AU पॉजिटिव मुझे लेफ्ट साइड ही चाहिए, मुझे AU 3 पॉजिटिव राइट साइड चाहिए। सो पहली इक्वेशन जैसी है वैसे ही रखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स AU, दिस इज डेल्टा G नॉट 1, लेकिन इसको इनवर्स करेंगे, AU गिव्स AU 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डेल्टा G नॉट क्योंकि इसको इनवर्स किया, ये बनेगा माइनस डेल्टा G नॉट 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, AU AU कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा AU पॉजिटिव गिव्स AU 3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका वैल्यू कितना रखूंगा मैं, डेल्टा G नॉट 3, ओके। सो एज यू कैन सी डेल्टा G नॉट 3, क्योंकि ये मिला है इन दो रिएक्शंस को ऐड करके, ये बनेगा डेल्टा G नॉट 1 प्लस माइनस हो गया माइनस डेल्टा G नॉट 2, दिस विल बी माई इक्वेशन। लेकिन डेल्टा G किसके बराबर है,
डेल्टा जी नॉट 3 है माइनस एन थ्री एफ ई नॉट 3 इज इक्वल डेल्टा जी नॉट 1 है माइनस एन वन एफ ई नॉट 1। यहां पे माइनस है, माइनस ये बनेगा माइनस एन टू एफ ई नॉट 2, राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा, माइनस एफ एफ और एफ को कैंसिल करूंगा, माइनस और माइनस को कैंसिल करूंगा, ये बनेगा एन थ्री ई नॉट 3। सो ये अगर ये माइनस है ये बनता माइनस और ये बनता माइनस माइनस प्लस, माइनस को मैंने बाहर निकाला वो बनेगा एन वन ई नॉट 1 माइनस एन टू ई नॉट 2। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ आया। जब आप माइनस को कॉमन निकालोगे ना, यहां है ना माइनस माइनस प्लस, सो बेसिकली यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस माइनस हो गया प्लस। जब आप माइनस को कॉमन निकालोगे यहां आएगा एन वन ई नॉट 1, यहां आएगा प्लस, माइनस बाहर निकाला तो यहां पे माइनस जरूरी आना चाहिए। सो ई नॉट 3 का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा एन वन ई नॉट 1 माइनस एन टू ई नॉट 2 होल डिवाइड बाय किससे करोगे, एन थ्री से, राइट। एन वन का वैल्यू कितना है 1, एन वन का वैल्यू 1 इंटू ई नॉट 1 का वैल्यू है 1.69, ओके। फिर माइनस एन टू का वैल्यू कितना है 3 इंटू इसका वैल्यू 1.4 डिवाइड बाय किससे करोगे, एन थ्री से, दैट इज 2, राइट। सो ई नॉट 3 इज इक्वल टू 1.69 माइनस ये बनेगा 4 3 12 1.4 1.4 इंटू 3 4 3 12 3 1 3 4 4.2 डिवाइडेड बाय किससे होगा 2 से। अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि 4.2 इज ग्रेटर देन 1.69 तो आंसर इसका ई नॉट का नेगेटिव में आएगा, इट विल बी इन नेगेटिव। लेकिन ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव, लेकिन हमें ई नॉट 3 का वैल्यू नेगेटिव आया, इसीलिए आंसर विल बी व्हाट, नन ऑफ दीज। यहां से आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप प्रेडिक्शन कर रहे हो कि यहां पे सीधी सी बात है, आंसर तो नेगेटिव है। 4.2 इज ग्रेटर देन 1.69, दैट इज व्हाई आंसर इज नेगेटिव। सो आंसर नन ऑफ दिस। फिर जितना भी आएगा 1.2 समथिंग आएगा, 255 शायद आता है ये, बिकॉज 4.2 माइनस 1.69, ठीक है, डिवाइड बाय 2, सो 1.25 के आसपास आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगा। तीनों के तीनों पॉजिटिव है, आंसर 4। The thermodynamic efficiency of a cell is given by, thermodynamic efficiency is delta G divided by delta H. Free energy change divided by enthalpy change, minus N, this is minus NFE डिवाइडेड बाय किससे होगा, डेल्टा एच से। ये बनेगा आपका ऑप्शन, चाहे ये हो चाहे ये हो, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, माइनस NEF डिवाइड बाय डेल्टा जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is false for fuel cell? False. They are more efficient. Yes. सबसे important point ये है, they are free from pollution. Efficiency ज्यादा, pollution कम है इनका। They run till reactants are active. Yes. Fuel burned with O2. यहाँ पे जलता नहीं है, यहाँ पे आग नहीं लगती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, दैट्स वाई फ्यूल सेल उस पे काम करती है। सो ये वाला गलत है, इसको लिखना चाहिए कंबस्शन होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, तभी जाके फ्यूल सेल काम करती है। सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सो हमें बोलना था फॉल्स कौन है, बाकी 3 ट्रू है, ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। When a lead storage battery is charged, it acts as, जब ये डिस्चार्ज होती है, जब ये करंट देती है, it acts as galvanic cell, ठीक है, या जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट जो गैल्वेनिक सेल है, जैसे डेनियल सेल हमने पढ़ा था, वोल्टिक सेल, तब ये काम करती है जब ये डिस्चार्ज करेगी। लेकिन जब उसको चार्ज किया जाता है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चार्ज किया जाता है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिंक एक्ट्स एज सैक्रिफिशियल और कैथोडिक प्रोडक्शन, हमें एक रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सैक्रिफिशियल ये देते हैं, ठीक है, सैक्रिफिशियल एनोड। ओके,
यानी कि हम एक ऐसा मटेरियल देते हैं जो खुद को सेक्रीफाइस करता है, दूसरे को बचाता है। ओके, नाउ हमें आयरन को बचाना है, मान लीजिए, ठीक है, जिंक एक्ट्स एज कैथोडिक प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों? हमें आयरन से ऐसा एलिमेंट देना है जिसकी प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगी, इट विल एक्ट एज एनोड। इसका मतलब मुझे आयरन के साथ वो वाला एलिमेंट जोड़ना है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा। जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा होगा तभी जाके वो आयरन के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल एक्ट एज एनोड, और आयरन बच जाएगा बिकॉज आयरन विल एक्ट एज कैथोड। सो आप जिंक इसलिए देते हो एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन फॉर आयरन बिकॉज जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से ज्यादा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होती है एंड इट एक्ट्स एज एनोड। सो इसका आंसर आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। नहीं, ये वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। When a concentrated solution of electrolyte is diluted, जब आप डाइल्यूशन करते हो, याद रखिएगा, जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन करने से लैम्डा m और लैम्डा e क्यों बढ़ जाते हैं लेकिन कंडक्टिविटी k कम हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है। जब आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन का मतलब जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो, उस वक्त लैम्डा m और लैम्डा e क्यों, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है लेकिन कंडक्टिविटी k कम हो जाती है। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी कि k कम हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेस while as equivalent conductivity increases। so इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, specific conductivity K जिसको कापा बोलते हैं, it decreases while as molar conductivity and equivalent conductivity increases। so option number it is specific conductivity decreases and equivalent conductivity increases। equivalent conductivity of Fe2SO4 whole 3 lambda m is equal to lambda E cube is equal to lambda m divided by n factor। अगर आप Fe2 पॉजिटिव, Fe2SO4 होल 3, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स Fe3 पॉजिटिव, 3 टाइम्स SO4 डाइनेगेटिव, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6, तो इसका n फैक्टर भी 6 आएगा। सो Fe2SO4 होल 3 के लिए लैम्डा E क्यू विल बी लैम्डा m डिवाइडेड बाय 6, lambda m lambda m lambda m divided by 6। okay, the limiting equivalent conductivity of NaCl आपको lambda E क्यों दिया गया है, किस किस का, एक तो NaCl का 126.5, उसके बाद दिया गया है KCl का that is 150, और दिया गया है KBr का, इसका कितना है 151.5। ठीक है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Br नेगेटिव और आपको Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी दी गई है। तो इसका मतलब NaBr पहले निकालना है, उसमें Na दिया है, फिर Br नेगेटिव निकालना है। बताओ इन तीनों को मिला के मैं NaBr कैसे बनाऊं? मैं NaBr बना सकता हूं, Na यहां से मिलेगा, Br यहां से मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे KCl से। सो NaCl प्लस KBr माइनस KCl, राइट। सो NaCl का वैल्यू कितना है, दैट इज 126.5 प्लस KBr का कितना है 151.5 माइनस KCl का कितना है 150। सो ये वैल्यू किसका बनेगा, NaBr का, राइट। सो दिस विल बी 126.5 151.5 0 6 7 8 5 2 7 278 माइनस 150 8 2 1, ये बनेगा NaBr की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है दैट्स इक्वल टू 128। क्या ये आंसर है? नहीं, मुझे Br का चाहिए, और NaBr किसके बराबर आएगा, वो आएगा लैम्डा E क्यू ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा E क्यू इनफाइनाइट किसका, Br नेगेटिव का, ये बराबर किसके हैं 128। Br नेगेटिव का निकालना है, दिया मुझे किसका है Na पॉजिटिव का, नहीं Br का दिया है, Br का दिया है, Na का निकालना है। सो Br का कितना दिया है, इट्स गिवन 78। सो यहां से मुझे लैम्डा E क्यू Na का मिलेगा, लैम्डा E क्यू ऑफ Na पॉजिटिव, सो वो मिलेगा 128 माइनस 78। ओके, 0
12 5 50 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। सिंपल, कोहलराश लॉ। ठीक है, आपने NaCl को मिलाया KBr के साथ, माइनस किया KCl, वहां मिला लैम्डा EQ ऑफ NaBr, और लैम्डा EQ ऑफ NaBr होता है लैम्डा EQ ऑफ Na और लैम्डा EQ ऑफ Br। Br का वैल्यू आपको दिया था, वहां लैम्डा EQ ऑफ Na निकल जाता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। The ionic conductivity of Ba2 positive and Cl2 negative 127 and 76 ohm inverse centimeter square equivalent inverse, यानी कि आपको लैम्डा EQ के वैल्यूज दिए गए हैं। ओके, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। जब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेते हो तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीपल नहीं होता है। Ba2 पॉजिटिव का है 127 और Cl नेगेटिव का है 76, सो आंसर विल बी 203 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, 203 विल बी योर ऑप्शन। AgCl का लैम्डा इंफिनिटी हम कैसे निकालते हैं? सो हम AgCl का लैम्डा m इंफिनाइट डिबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से निकालते, लैम्डा m और अंडर रूट c को प्लॉट करके निकालते, लेकिन वो तब जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता। AgCl इज ट्रीटेड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट्स अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सो इसका हम एक्स्ट्रापोलेशन से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोहलराश लॉ से निकाल सकते हैं। अगर आप AgNO3 आपको AgCl चाहिए, प्लस करोगे HCl, इन दो को ऐड करोगे तो यहां Ag आया और Cl आया, H एंड NO3 अलावा है तो माइनस HNO3। आपको इनका लैम्डा m इंफिनाइट इन दोनों का ऐड करके HNO3 से माइनस करना है, सो वहां पे लैम्डा m इंफिनाइट किसका आएगा? AgCl। सो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कोहलराश लॉ से निकाली जाती है बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके, लेकिन डिबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन से खाली उनका निकाला जाता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो इसका तो इस एक्स्ट्रापोलेशन ग्राफ से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन खाली इससे निकाला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो डाइल्यूशन से इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है। एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका प्रोमिनेंट इफेक्ट, दोनों चीजें होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोबिलिटी तो ज्यादा होती ही होती है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट अल्फा पे होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जब आप डाइल्यूशन करते हो कंसंट्रेशन कम होती है, अल्फा बढ़ जाता है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस होती है वो दो वजह से बढ़ जाती है, प्रोमिनेंटली ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होने से। ठीक है, सो यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, एंड इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी यानी कि आयंस अब दूर दूर है, आयन इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, तो मोबिलिटी क्या हो रही है? ज्यादा। ऑप्शन नंबर 3। The graph plotted between molar conductivity of various electrolytes NaCl, HCl and NH4OH। NH4OH सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये वाला, ये कर्व्ड ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपर वाला ग्राफ NH4Cl का आएगा। ओके, अब NaCl और HCl ये स्ट्रॉन्ग है, सो इनका ग्राफ आएगा लीनियर अकॉर्डिंग टू डिबाई-हकल-ऑनसागर इक्वेशन। लेकिन H और Cl में और NaCl में एक आयन कॉमन है Cl, लेकिन NaCl में Na पॉजिटिव है, HCl में H पॉजिटिव है, और आपको पता है कि जो H पॉजिटिव की कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है वाटर में, हॉपिंग, ड्यू टू हॉपिंग मैकेनिज्म, और वी कॉल्ड इट जंपिंग कंडक्टेंस या हॉपिंग मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। सो HCl की जो कंडक्टेंस है बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन इट, ये NaCl से बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ द आयंस H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज मच मोर देन Na पॉजिटिव बिकॉज
बिकॉज ऑफ हॉपिंग मैकेनिज्म, और सिंपल में आप लेमैन टर्म्स में जंपिंग कंडक्टेंस बोलते हो। सो HCl की कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NaCl, और इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट आएगा। सो नीचे वाला ग्राफ NaCl का होगा और ऊपर वाला ग्राफ किसका होगा? HCl का। इज दैट क्लियर? सो HCl, NaCl, NH4OH, Cl नहीं है, NH4OH है। सो HCl, NaCl, NH4OH। याद रखना H पॉजिटिव की कंडक्टेंस वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बाकी आयंस। Which of the following is arranged in increasing order of ionic mobility? Ionic mobility is inversely proportional to hydrated size, right? जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उतनी मोबिलिटी कम होगी। सो हाइड्रेशन का जो ऑर्डर आएगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। जितना आयन का साइज कम उतनी उसकी हाइड्रेशन क्या होती है? ज्यादा। लेकिन जितनी हाइड्रेशन ज्यादा होगी उतनी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। सो अगर ये हाइड्रेटेड हाइड्रेशन का हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर है तो आयनिक मोबिलिटी इसी का इनवर्स होगा। सबसे कम F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव, और सबसे ज्यादा कंडक्टेंस आएगी I नेगेटिव की। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, the voltage of mercury cell remains constant for a longer period of time, right? Constant voltage दे रही है, ठीक है। It is because the net cell reaction does not involve any ions। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। Both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1 because mercury cell की जो net cell reaction होती है उसमें कोई आयन नहीं होता है, इसीलिए इसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है for a longer period of time। Both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ सकता है मरकरी सेल में यही आएगा, ठीक है। इसकी वोल्टेज क्यों कांस्टेंट रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? बिकॉज इसके नेट सेल रिएक्शन में कोई आयन, नेट सेल रिएक्शन में, ना कि ऐसे नहीं हाफ रिएक्शंस में नहीं, मैं नेट सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, उसमें कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है। ओके, a saturated solution of KCl is used in making salt bridge, right? बिकॉज इसलिए किया जाता है बिकॉज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव का जो आयोनिक यानी कि स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो ऑलमोस्ट सेम यानी कि कंपेरेबल होती है। दैट्स व्हाई सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस है वो जरूरी उनकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? सेम, बिकॉज आयोनिक मोबिलिटी ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर कंपेरेबल। सो assertion is both assertion and reason are correct, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसीलिए KCl यूज किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल आयोनिक मोबिलिटीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, H2SO4 एंड HCl आपको दी गई है x1, x2, x3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड BaSO4 यानी कि आपको K का वैल्यू दिया गया है x, आपको निकालना है KSP ऑफ BaSO4। सबसे पहले अगर मैं BaSO4 का KSP निकालूं, KSP इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस x का वैल्यू 1 है, नंबर ऑफ एनाइंस y का वैल्यू 1 है। ये बनेगा x रेज पावर x, y रेज पावर y, s रेज पावर x प्लस y। सो KSP बनेगा s का स्क्वायर, राइट? दिस राइट हियर, ये बनेगा s का स्क्वायर। सो अब मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, राइट? और अगर आपको याद होगा एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट्स इक्वल टू द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेता हूं एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, उसकी मोलैरिटी ही डिफाइन की जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। यानी कि आपने BaSO4 लिया, ये एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसकी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ली, इट इज ट्रीटेड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसी की मोलैरिटी को मैं नाम क्या देता हूं? सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले मुझे BaSO4 का लैम्डा m निकालना है, या सॉरी यहां पे लैम्डा e क्यों दिया है पहले? चलिए लैम्डा e क्यों इनफाइनाइट, अगर आपको BaSO4 का निकालना है, दिया किस किस का है? एक दिया है BaCl2 का जिसका वैल्यू है x1, एक और दिया है H2SO4 का जिसका वैल्यू है x2, एक और दिया है HCl का जिसका वैल्यू है x3। करेक्ट माय डियर पीपल, राइट? सो यहां पे हमें किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हमें Ba और SO4 चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करना है।
So lambda eq infinite, lambda eq infinite of BaSO4 वो बनेगा x1 प्लस x2। तो यहां पे Ba आया और SO4 आया, राइट। माइनस करना है HCl से, यानी कि माइनस Cl और H एडिशन है, माइनस x3। अब आप बोलोगे सर यहां पे हमने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 टाइम्स x2 2 टाइम्स x3 क्यों नहीं किया? बिकॉज ये लैम्डा EQ है, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां पे हमें, वरना हमें क्या करना था, यहां पे Cl 2 आए, यहां पे H 2 आए, तो हमें यहां पे 2 टाइम्स x3 से करना था। बिकॉज ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, तो यहां पे x1 प्लस x2 माइनस x3, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जो लैम्डा m इनफाइनाइट होता है, लैम्डा m इनफाइनाइट होता है एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस का, जब हम उसको लैम्डा m इनफाइनाइट हम तब डिफाइन करते हैं जब हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो सॉल्यूशन लेते हैं वो लेते हैं सैचुरेटेड। सो उसी लैम्डा m पे जो मोलैरिटी होती है, उसी मोलैरिटी को मैं नाम क्या देता हूं? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? और मुझे KSP निकालने के लिए वही सॉल्युबिलिटी चाहिए। सो मुझे अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है, मुझे मोलैरिटी निकालनी है इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, दैट इज लैम्डा m इनफाइनाइट। लेकिन दिया मुझे क्या है? लैम्डा EQ इनफाइनाइट। एज वी नो, लैम्डा EQ इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। BaSO4 इज Ba2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यानी कि n फैक्टर 2 है। सो इसका मतलब लैम्डा EQ इनफाइनाइट, लैम्डा EQ इनफाइनाइट जो कि मुझे मिला है, दैट इज x1 प्लस x2 माइनस x3, ये बराबर आएगा लैम्डा m इनफाइनाइट डिवाइड बाय n फैक्टर 2। सो इस BaSO4 का जो लैम्डा m इनफाइनाइट है, दैट इज 2 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस x3। सो सबसे पहले मैंने BaSO4 का लैम्डा EQ निकाला, उसके बाद मैंने लैम्डा EQ से लैम्डा m डिवाइड बाय n फैक्टर से मैंने लैम्डा m निकाला। नाउ अब मुझे इस लैम्डा m इनफाइनाइट वाली फॉर्मूला से मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सो एज वी नो, लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? मोलैरिटी से। लेकिन जब हम स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस की सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, उस वक्त उसकी मोलर कंडक्टेंस को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नाम दिया जाता है, और उस वक्त जो उसकी मोलैरिटी होती है उसी को मैं सॉल्युबिलिटी का नाम देता हूं। आई कॉल इट एज सॉल्युबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर से एक बार समझाता हूं, जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जब हम उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, उसका लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि उसका जो लैम्डा m होता है एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम मान लेते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस और उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस वक्त जो उसकी मोलैरिटी होती है उसी को मैं नाम क्या देता हूं? सॉल्युबिलिटी, राइट। सो अगर मुझे यहां पे s का वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू आएगा 1000 टाइम्स, यहां पे देखिए कंडक्टिविटी का वैल्यू x दिया गया है, 1000 टाइम्स x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस x3, 2 1s 2 500s। तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कितना आया? 500x डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 माइनस x3। सो यहां पे मैंने सॉल्युबिलिटी निकाली, दैट इज मोलैरिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि एट जब वो सैचुरेटेड हो, तो मैंने उसकी मोलैरिटी निकालनी, जिस मोलैरिटी को मैंने नाम क्या दिया? सॉल्युबिलिटी। लेकिन मुझे KSP निकालना है। सो KSP किसके बराबर आएगा? KSP आएगा s का स्क्वायर, सो वो आएगा 500x का होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर कर दो, इसका अब स्क्वायर कीजिए, 500 का स्क्वायर आएगा 500 इंटू 500, राइट। सो इट विल बी 25 और 4 जीरोस, ये बनेगा 25, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। बिकॉज KSP है सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 का स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी है उसकी मोलैरिटी जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो, यानी कि लैम्डा m इनफाइनाइट। और लैम्डा m इनफाइनाइट हमने लैम्डा EQ से निकाला। सो पहले आप लैम्डा EQ निकालिए, फिर लैम्डा m निकालिए, फिर यहां से सॉल्युबिलिटी निकालिए, फिर यहां से KSP निकालिए। 2500 को लिख 25, 2.5, 1 2 3 4 5,
इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 x का स्क्वायर डिवाइड बाय x1 प्लस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। राइट कुछ ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। चले द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड, आपको Ka का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट। एंड द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आपको लैम्डा m इनफाइनाइट दिया गया है, दैट इज 380 इंटू 10 टू द पावर -4। लेकिन ध्यान दे साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मीटर में दिया गया है। इफ द सेल कांस्टेंट, आपको L by A का वैल्यू दिया गया है, L by A दैट इज 0.01 मीटर इनवर्स। देन द कंडक्टेंस, आपको कंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है, आपको G का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ऑफ 0.01 मोलर। आपको मोलैरिटी दी गई है 0.01 और वी राइट इट एज 10 टू द पावर -2। ओके, G निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? G निकालने के लिए मुझे मैं कुछ इस फॉर्मूला से करूंगा, K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। G स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आपको दिया गया है 0.01। इसका मतलब आपको G का वैल्यू निकालने के लिए K का वैल्यू चाहिए, राइट। सो K का वैल्यू कैसे निकाले? K का वैल्यू मैं ऐसे निकालूंगा, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m K इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अब तो हम यूजुअली 1000 से मल्टीपल करते हैं ना, सो 10 टू द पावर 3 से। यहां -3 से क्यों किया? बिकॉज यहां पे सारे यूनिट्स मीटर में दिए हैं। जब साइमन मीटर में दिया जाए, मीटर में मल्टीप्लाई होता है 10 टू द पावर -3 से। मोलैरिटी आपको पता है, आपको लैम्डा m चाहिए। लैम्डा m के लिए आपको लैम्डा m इनफाइनाइट दिया है, आपको पहले अल्फा चाहिए। अल्फा इज लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट, राइट। सो लैम्डा m इनफाइनाइट पता है, लैम्डा m के लिए आपको अल्फा चाहिए। अल्फा का वैल्यू कहां से निकालोगे? अल्फा का वैल्यू निकालोगे Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को 1 मानो, तो अल्फा किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई C। वो आएगा अंडर रूट ऑफ Ka का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5। कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -2, सो अल्फा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3, -2 पर जाके -3, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 10 टू द पावर -4। सो अल्फा का वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। आया मेरा एक वैल्यू अल्फा का, राइट। इस अल्फा का वैल्यू यहां पुट करो, ये बनेगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट कितना है? 380 इंटू 10 टू द पावर -4। सो ये यहां जाएगा, ये बनेगा लैम्डा m इज इक्वल टू -2 और -4 हो गया -6, ओके। 4 3 12, 8 4 32, सो 1200 प्लस 320 0251, ये बना 1520। सो लैम्डा m ये बनेगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो आया मेरा लैम्डा m का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, स्टेप वाइज देखेगा। सो सबसे पहले मैंने अल्फा निकाला, अल्फा के बाद मैंने लैम्डा m निकाला। अब मैं लैम्डा m का वैल्यू डाल के K का वैल्यू निकालूंगा। लैम्डा m का वैल्यू है 1520 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू K का वैल्यू इंटू ये बनेगा 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय मोलैरिटी है 10 टू द पावर -2, राइट। मोलैरिटी 10 टू द पावर -2। सो ये बनेगा K का वैल्यू बनेगा 1520, -2 और -6 हो गया -8, डिवाइड बाय हो जाएगा -3 से, -3 ऊपर जाके +3 बनेगा। सो K का वैल्यू आएगा 1520 इंटू 10 टू द पावर -5, ओके। क्लियर? अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? 1, ओके। सो अब मुझे वैल्यू चाहिए K का वैल्यू मुझे दिया है, मुझे G का वैल्यू निकालना है। बताइए K का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? वो मैंने यहां से निकाला। सो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? ध्यान देना, ये बनाएगा K का वैल्यू मैं लिखूंगा 1.52, 1 2 3, ये बनेगा 10 टू द पावर -2।
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सो ये बनेगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू जी इंटू. सो जी स्टार सेल कांस्टेंट का वैल्यू है 0.01 आएगा 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसल. जी कंडक्टेंस का वैल्यू आया 1.52 साइमन. दिस विल बी माय आंसर. 1.52 साइमन इज माय आंसर. ओके, दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन स्टेप वाइज, राइट? The molar conductivity of a strong electrolyte solution does not change on dilution. गलत है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बिकॉज उसमें आयोनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है. सो पहली स्टेटमेंट गलत है. एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि जब पानी सॉल्वेंट बहुत कम हो उस वक्त द आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज इन्फ्लुएंस द स्पीड. बिल्कुल, जब सॉल्वेंट कम हो यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दूसरे की मोबिलिटी को कम करते हैं बिकॉज वो उन दोनों में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ज्यादा होता है. Besides the viscosity of solution, so यहाँ पे statement 2 is true, statement 1 is false. So यहाँ पे आएगा statement 1 is incorrect, while as statement 2 is correct. So फिर से repeat, the molar conductivity of a strong electrolyte does not change on, ये change होती है, बढ़ जाती है dilution से, तब तक जब तक infinite dilution करोगे उस वक्त lambda m maximum हो जाता है. Okay? चलिए. आगे अब आपको मैच द फॉलोइंग. कंडक्टेंस इज जी. ओके, सो जी को आएगा एस साइमन. ठीक है, सो ए को आएगा एस कंडक्टिविटी यानी कि के, ये आएगा ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. सो बी को आएगा पी यानी कि साइमन मीटर इनवर्स. मोलर कंडक्टेंस सी, वो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, हेलो, हाँ बस इंटरेक्शन दो. ओके, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो सी को क्या आएगा? सी को आएगा आर. वहां कौन बचा? डी. रेजिस्टिविटी इसको आएगा साइमन इनवर्स. बेसिकली होता है ओहम इनवर्स का इनवर्स, वो होता है ओहम यानी कि ओहम मीटर, राइट? रेजिस्टिविटी यानी कि रो. डी को क्या आएगा? डी को आएगा क्यू. सो एसपीआर क्यू फर्स्ट is your correct option. Okay? Okay, now H positive. अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे. आपको तो वैल्यू याद नहीं होना है ना. सबसे ज्यादा मुझे बताइए, चलिए ये वाले तीन तो ग्रुप नंबर फर्स्ट से है, Na पॉजिटिव. सो Li पॉजिटिव, लिथियम, सोडियम पॉजिटिव और सबसे कम आएगा सीजियम. इन चारों में से सबसे हाईएस्ट H पॉजिटिव का है जो मैंने इससे पहले बोला था, हॉपिंग. ठीक है, हॉपिंग मैकेनिज्म है, जंपिंग कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से H पॉजिटिव का जो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है. उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है 350 यानी कि A को आएगा P. अब इन तीन में से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी? ये डिपेंड करेगा हाइड्रेशन पे. हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया है, ये एक ही से बिलोंग करते हैं. लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे कम है, इसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी. सीजियम का हाइड्रेशन सबसे कम है, इसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा. इसका कंडक्टेंस ज्यादा और इसका कंडक्टेंस कम. सो इन तीन में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस सीजियम का होना चाहिए, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय लिथियम. सो इन तीन में सबसे ज्यादा 77 है, तो 77 सबसे ज्यादा सीजियम का होना चाहिए, तो डी को ऐसा आएगा. उसके बाद इन दोनों में से लिथियम और सोडियम में सोडियम का आना चाहिए, सोडियम का आना चाहिए. ठीक, तो सोडियम दैट इज बी क्यू. सो सी लिथियम आएगा आर. ठीक है, सो आपको ऐसे सॉल्व करना है. हाइड्रोजन H पॉजिटिव का प्रोटॉन का सबसे ज्यादा आएगा. ठीक है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, सीजियम में से सबसे हाईएस्ट सीजियम का आना चाहिए बिकॉज हाइड्रेटेड साइज इसका सबसे कम होगा. ठीक है, और सबसे कम किसका आना चाहिए? लिथियम का. तो बीच में आना चाहिए सोडियम का. सबसे हाईएस्ट इन तीन में से सीजियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का. AP, BQ, CR, DS, PQRS. Option number 3 will be your correct option. 1 coulomb of charge is deposit is 1 gram equivalent. नहीं, W by E is equal to Q by F. W by E होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो बराबर होता है चार्ज बाय F.
अगर आप चार्ज दोगे 1 फैरेडे, सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो जाता है 1। इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो जाता है जब आप 1 फैरेडे का चार्ज देते हो, ना कि 1 कूलम का चार्ज। स्टेटमेंट 1 गलत है। 1 फैरेडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है। 1 मोल 1 फैरेडे इज द चार्ज, यानी कि 96487 कूलम्स। एक्चुअली न्यूमेरिकल में लेते हैं 96500 कूलम्स, राइट। सो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 4। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस यानी कि लैम्डा m बढ़ जाता है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम करने से यानी कि डाइल्यूशन करने से, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ आयन बढ़ जाता है, अल्फा बढ़ जाता है, लेकिन के कम होता है, यानी कि कापा कंडक्टिविटी कम होती है। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं। ओवरऑल आयन ज्यादा होते हैं लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आयंस कम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, लेकिन के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। So number of ions increase and number of ions per unit volume decrease due to dilution. Statement 2 is true. Both statement are true and statement 2 is correct explanation of statement 1. This will be your correct option. इससे पहले क्वेश्चन भी हमने किया था, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ जाती है लेकिन के कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम हो जाती है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई लैम्डा m बढ़ जाता है, के कम हो जाता है। पैसेज ऑफ 3 फैरेडेज ऑफ चार्ज थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, CuSO4, AlNO3 and NaCl will deposit metals। मेटल कौन कौन डिपॉजिट होगा, यहां पे Ag पॉजिटिव से Ag, CuSO4 से Cu2 पॉजिटिव, AlNO3 से Al3 पॉजिटिव और NaCl से Na पॉजिटिव। सो ये 4 आयंस है। सो मैंने 3 फैरेडे का चार्ज दिया, 1 फैरेडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। 3 फैरेडे कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट करेगा? 3 फैरेडे इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट करेगा, इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके 3 ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो अगर आता व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो आता 3:3:3:3, 1:1:1:1, राइट। बिकॉज 1 फैरेडे 1 मोल नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है, 3 फैरेडे 3 ग्राम इक्विवेलेंट करेंगे। हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय n फैक्टर। सो अगर मुझे मोल्स का रेशियो चाहिए, मोल्स का रेशियो कैसे मिलेगा? यहां पे 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, 3 डिवाइड बाय इसका n फैक्टर 1, यहां पे 3 ग्राम इक्विवेलेंट है डिवाइड बाय 2, यहां पे 3 ग्राम इक्विवेलेंट है डिवाइड बाय n फैक्टर 3, यहां पे 3 ग्राम इक्विवेलेंट है डिवाइड बाय 1। ये बनेगा 3:3/2:1:3। मुझे 2 हटाना है, मल्टीप्लाइंग होल बाय 2, 3 2 6:3, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2:6। सो या तो रेशियो है 3:3/2:1:3। मैंने 2 से मल्टीपल किया सारों को, ये बन गया 3 2 6, 2 2 कैंसिल, 2 1 2, 3 2 6। यह आएगा 6:3:2:6, 6:3:2:6। Electrolysis of aqueous solution of NaCl increases the pH of solution being electrolyzed। yes, ये हमने इससे पहले किया था। 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो H2 गैस बनता है, Cl2 गैस बनता है और इलेक्ट्रोलाइट NaOH भी बनता है, जिसकी वजह से pH बढ़ जाता है बिकॉज NaOH बेसिक कैरेक्टर दिखाता है। स्टेटमेंट 1 सही है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस NaOH इज प्रोड्यूस्ड, ये भी सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट, बिकॉज ये एक्वस NaCl है। अगर मोल्टन NaCl होता वहां पे खाली 2 चीजें बनती, एक बनता Na और दूसरा बनता Cl, लेकिन एक्वस में Na नहीं, Na डिपॉजिट नहीं होता है, उसके बजाय H2 गैस रिलीज होता है, Cl2 गैस रिलीज होता है, एज वेल एज NaOH बनता है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, करेक्ट दिस। ओके,
द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एट कंसंट्रेशन C एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है, दिस इज एट कंसंट्रेशन C, दिस इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें करेक्ट रिलेशनशिप बोलनी है लैम्डा C में और लैम्डा इनफाइनाइट में कांस्टेंट B है, डिबाई-हक्कल ऑन-सैगर इक्वेशन, लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस B अंडर रूट C, where C is concentration and B is constant. It is only applicable for strong electrolytes. Lambda C is equal to lambda infinite minus B under root of C. B constant होता है, right? Standard reduction potential of 3 आपको SRP वैल्यू दिया गया है। SRP किस किस का? A, B और C। A का है 0.5 minus 3 माइनस 1.2, राइट। रिड्यूसिंग पावर्स बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। सो वो वाला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो दूसरे को जल्दी जल्दी रिड्यूस करेगा लेकिन खुद जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज करने के लिए उसका SRP वैल्यू क्या होना चाहिए? कम। It should have the lesser value of SRP. So जिसका SRP वैल्यू सबसे कम उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा। सबसे कम SRP B का है, उसके बाद C का है, उसके बाद A का है। ऑप्शन आएगा BCA। BCA will be your correct option. Okay? A persistent throat infection, so I'm sorry. चलिए, calculate the electrode potential of copper. So Cu2 positive plus 2 electron gives copper solid. This is aqueous. E naught वैल्यू दिया गया है यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव से Cu 0.34 वोल्ट्स और इसकी मोलैरिटी दी गई है कितनी? 0.206। ठीक है, हमें इसका निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो दिस इज बेसिकली RP। ERP इज इक्वल टू E नॉट RP माइनस 0.06, बेसिकली होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय N। N का वैल्यू यहाँ पे 2 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में कौन है? सॉलिड है, तो यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ध्यान से समझना अच्छे से, यहां 0.0591 था, मैंने उसकी जगह क्या लिखा? 0.06। ERP इज इक्वल टू ये बनेगा 0.34, RP का वैल्यू दिया गया है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, माइनस 0.06, N का वैल्यू 2, लॉग ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज 0.206, राइट। नाउ देखो कैसे करना है सॉल्व, जल्दी जल्दी आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। 0.34 माइनस ये बनेगा 0.03। मुझे एक बात बताइए, 0.206 राउंड ऑफ करके 0.21 बनेगा और 0.21 को मैं चलो 0.2 ही लेता हूं, ये बनेगा log ऑफ 1/0.2 ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो दिस विल बी 0.34 माइनस 0.03। क्या मैं 1/2 को लिख सकता हूं? 2/10, 10 जाएगा ऊपर, ये बनेगा log ऑफ 5। ओके, इसीलिए मैंने 0.206 को राउंड ऑफ करके क्या लिखा? 0.2, ताकि log ऑफ 1/0.2 बने log ऑफ 5। सो ERP ये बनेगा 0.34 माइनस 0.03, log ऑफ 2 कितना होता है? 0.3, log ऑफ 0.3, log ऑफ 3 होता है 0.48, log ऑफ 4 होता है 0.6, log ऑफ 5 होता है 0.7, लेकिन ये बेस 10 है, ये बनेगा into 0.7। सो ये बना 0.34 माइनस 7 3 21, यही है। सो ये बनेगा 21, लेकिन 1 2 3 के बाद पॉइंट 0.021। सो 0.34 माइनस 0.021 अप्रोक्सीमेटली 0.32 वोल्ट्स आता है। 0.32 वोल्ट्स इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो मैंने अप्रोक्सीमेशन यहां पे की और आपको भी यही पे करनी है, वरना कहां आप डिवाइड करने बैठोगे। सो 1 डिवाइड बाय 0.206 को मैंने 1/0.2 लिया, 1/0.2 इज 5, log ऑफ 5 का वैल्यू 0.1 है और वो आपको पता होना चाहिए। द SRP ऑफ 3 मेटालिक आयंस, अगर मुझे मेटालिक आयन A, B और C दिया है, इनका SRP वैल्यू है -0.3, -0.5 और 0.8। द ऑक्सीडाइजिंग पावर इज CAB, ऑक्सीडाइजिंग पावर है CAB
ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया जो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, सेल्फ की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका होगा जो दूसरे को जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा और खुद जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। खुद कौन जल्दी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन वो दिखाएगा जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनमें वो होगा जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो है सी, फॉलोड बाय ए -0.3, और सबसे कम है जिसका एसआरपी सबसे कम है, दैट इज बी। सो ऑर्डर विल बी सी ए बी। सो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है जिसका एसआरपी वैल्यू कम। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। हायर द एसआरपी, हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। If the E naught cell for a given reaction has negative value, so आपको पहले E naught cell का negative value दिया है, ओके। सो आपको डेल्टा G नॉट का और K इक्विलिब्रियम का वैल्यू चाहिए, राइट। सबसे पहले E नॉट सेल की जो फॉर्मूला है दैट इज 2.303, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log of KEQ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ E नॉट सेल, ओके, एट इक्विलिब्रियम। सो K इज इक्वल टू KEQ। अगर आपका E नॉट सेल नेगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटा आना चाहिए, बिकॉज log ऑफ लेस देन 1 इज नेगेटिव। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तभी जाके E नॉट सेल नेगेटिव आएगा। सो E नॉट सेल नेगेटिव होने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी लेस देन 1, पहली बात, ओके। नाउ डेल्टा G नॉट क्या आएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल, ओके। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू E नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक, F तो हमेशा पॉजिटिव होता है, N भी पॉजिटिव होता है। सो माइनस 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 क्या बन जाएगा, प्लस डेल्टा G नॉट पॉजिटिव। सो डेल्टा G नॉट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो अगर E नॉट सेल नेगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा लेस देन 1, लेकिन डेल्टा G नॉट आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। सो यहां पे लेस देन 1 है, नॉट लेस देन 0, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 तभी जाके E नॉट सेल नेगेटिव और डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है, दैट इज डेल्टा G नॉट इज ग्रेटर देन 0। सो दैट विल बी योर ऑप्शन। क्लियर? सो आई गेस दिस कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।